जल्दी जल्दी हम लोग, सबसे पहले मैं आप लोग को शेयर करती हूँ मेरी पीपीटी शेयर करूंगी। कीवर्ड्स हैं, जल्दी से कीवर्ड समझेंगे फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि कीवर्ड्स मैंने पहले भी बहुत बार समझाए हुए हैं, तो जल्दी से समझेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं। चलिए मैं अभी पीपीटी स्टार्ट करती हूँ। पीपीटी में है हमारे यहाँ बेसिक कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्योंकि बहुत जरूरी है, कीवर्ड्स में किस वर्ड को क्या कहते हैं, किसका क्या मीनिंग है, ये समझना बहुत जरूरी है सभी के लिए। तो बेसिक कीवर्ड समझने समझाने से पहले 3 यूनिवर्सल रूल हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस में काम करते हैं, वो रूल्स बता देती हूँ। अगर आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ चीजें जल्दी जल्दी नोट कर सकते हैं, तो प्लीज नोटिंग करके रखिएगा अपने पास, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा इन फ्यूचर भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे 3 यूनिवर्सल रूल। तो यूनिवर्सल रूल क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला यूनिवर्सल रूल है हॉस्पिटल में 24 आवर्स एडमिट होना मैंडेटरी है। 24 घंटे एडमिट होंगे तो ही हमारा हेल्थ इंश्योरेंस काम करेगा। अगर 24 घंटे एडमिट नहीं होते हैं, 23 आवर्स एडमिट हुए हैं, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाता है कस्टमर, हेल्थ इंश्योरेंस वहां काम नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ इंश्योरेंस की पहली कंडीशन है, अगर आप अपने किसी भी कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस सेल करते हैं तो उसके लिए कस्टमर को 24 आवर्स 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना जरूरी है। फर्स्ट वन इज। सेकेंड वन इज जिसके लिए हम बात कर रहे हैं वो है एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे वन। मैं वो आप लोग को साथ साथ पीपीटी के थ्रू दिखा देती हूँ। फर्स्ट रूल नंबर है हमारा 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन मैंडेटरी है। सेकेंड वन इज 30 डेज इनिशियल वेटिंग पीरियड है, ध्यान रखिएगा। कोई भी पॉलिसी पहले 30 दिन काम नहीं करती, 30 दिन के बाद ही पॉलिसी स्टार्ट होती है। अगर कोई कस्टमर प्री प्लान करके पॉलिसी लेता है, प्री प्लान समझते हैं, पता है उसको कस्टमर को कि मुझे 10 दिन 15 दिन बाद अपना ये ट्रीटमेंट करवाना है, ये ऑपरेशन करवाना है, ये सर्जरी करवाना है, या हॉस्पिटल में एडमिट होना है, वट कुछ भी कंपनी कवर नहीं करेगी, बिकॉज ऑफ 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है। एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे वन। एक्सीडेंट कवर का मतलब क्या होता है? हमारी सभी पॉलिसी में एक्सीडेंट कवर होता है पहले ही दिन से। मतलब अगर किसी ने आज हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया है, अभी परचेज किया है, और शाम को अगर वो किसी भी रीजन से बाहर निकलते हैं और कोई रोड एक्सीडेंट उनके साथ हो जाता है, किसी अदर तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है और उन्हें एक्सीडेंट की कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो कंपनी वहां पर डे वन पहले ही दिन से कवरेज देती है। एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे वन, ध्यान रखिएगा। 30 डेज का जो इनिशियल वेटिंग पीरियड है वो हेल्थ से रिलेटेड रहेगा, सभी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम में रहेगा एक्सेप्ट एक्सीडेंट। नेक्स्ट एक फोर्थ कंडीशन भी आती है हमारे यहाँ, जिसे हम लोग कोरोना बोलते हैं, कोविड। कोविड की सिनेरियो की अगर बात करते हैं तो कोविड हमारी सभी पॉलिसीज में 30 दिन के बाद आफ्टर 30 डेज कवर हो जाता है। सिर्फ 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड है जो कंपनी लगाती है कोविड के सिनेरियो में भी। अगर जो किसी को कोविड है तो भी कंपनी 30 दिन के बाद कोविड का क्लेम प्रोसेस कर। आई होप ये 3 यूनिवर्सल रूल आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि किसी भी तरह की हेल्थ पॉलिसी के लिए ये 3 रूल समझ आना बहुत जरूरी है। मैम एक डाउट है। बोलिए। मैम जो एक्सीडेंटल केस में अगर हॉस्पिटल में 24 आवर्स से पहले जाके इलाज ले लेते हैं तो उसका क्लेम मिलेगा हमें? नहीं, एडमिट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल। एडमिट हो गए, जैसे एडमिट हो गए और 8-9 घंटे का इलाज हुआ है, उसके बाद मतलब डिस्चार्ज हो गया, देखो डिपेंड ऐसे करता केस है, में मिलेगा क्लेम? डिपेंड करता है। अगर मेजरली कंडीशन होगी तो कंपनी कवर कर सकती है। नॉर्मल फ्रैक्चर होगा, लाइक बैंडेज कराकर आ गए, तो वो चीज कवर नहीं होगा। मेजरली 24 आवर्स की कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, अगर 24 आवर्स एडमिट होंगे तो ही कवर अप होगा। ठीक है मैम। कई बार नॉर्मल भी होता है ना, खरोच आ जाती है बॉडी में, नॉर्मल ब्लीडिंग है, हल्की खरोचे हैं, सिर्फ हॉस्पिटल में गए, 2 घंटे का ट्रीटमेंट लिया, बैंडेज कराया, दो थोड़ा देर रेस्ट किया, उसके बाद डिस्चार्ज कर दिया, तो वो चीज कवर नहीं होती है, वो ओपीडी में ही आती है। नेक्स्ट है हमारा 100% कैशलेस या कोपेमेंट। इस वर्ड की मीनिंग समझ लेते हैं। हम लोग नॉर्मली अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि हमारी पॉलिसी 100% कैशलेस है, बट इस कैशलेस का मीनिंग क्या होता है? कैशलेस इन द सेंस, जब भी कभी कस्टमर को किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसमें एडमिट होना पड़ेगा, उस कंडीशन में कंपनी 100% क्लेम प्रोसेस करती है। अब इस 100% का मीनिंग समझ लीजिएगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंपनी कवर अप नहीं करती है, जिसे हम लोग कंज्यूमेबल पार्ट बोलते हैं, सर्जिकल पार्ट्स बोलते हैं, या डिस्पोजेबल आइटम्स बोलते हैं, जैसे कॉटन, सिरिंज, कैनुला, पीपी किट। इस तरह के जो आइटम्स होते हैं जो यूजेबल नहीं, रीयूजेबल नहीं होते हैं, लाइक यूज किया एंड
थ्रो, फेंक दिया, डिस्पोजेबल आइटम्स हैं, ये कंपनी कवर नहीं करती है और इसका बहुत ही लम सम छोटा सा ही अमाउंट होता है, कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, तो बहुत छोटा सा अमाउंट है जो कंपनी कवर नहीं करती। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूम रेंट। तो रूम रेंट का मतलब क्या होता है, जब भी कभी किसी कस्टमर को हॉस्पिटल में एडमिट होने की रिक्वायरमेंट आती है, तो ऑफ कोर्स अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है तो किसी ना किसी रूम में ही रखा जाएगा। जिस भी रूम के अंदर कस्टमर को रखा जाता है, जिस भी रूम में कस्टमर रहता है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितने दिन भी रहेगा, उस रूम का कुछ ना कुछ रेंट होता है। हॉस्पिटल में कोई भी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स कंपनी जितना भी रूम होगा इसका 2,000 4,000 5,000 कंपनी कवर करेगी। बट इसे हम लोग अगर बात करें तो सिंगल प्राइवेट एसी रूम, हम लोग की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो कंपनी क्या कहती है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम। ये सिंगल प्राइवेट एसी रूम होता है जिसमें प्रॉपरली एक पेशेंट से रिलेटेड सभी तरह की चीजें, सभी तरह के इक्विपमेंट्स, बेड एंड ऑल सब कुछ प्रॉपरली मिलता है। हम बात कर रहे हैं आईसीयू की, तो आईसीयू का मीनिंग होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। आई होप आप लोगों ने आईसीयू रूम्स के बारे में बहुत बार सुना होगा। मेजर प्रॉब्लम हो गई है, सीरियस कंडीशन हो गई है, आईसीयू में एडमिट किया हुआ है, तो ये रूम इस तरह का होता है जिसमें मेडिकल इमरजेंसी से रिलेटेड सभी तरह के इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं। अगर पेशेंट को किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स इस रूम में अवेलेबल होते हैं, जिसे हम लोग इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू कहते हैं। तो ये रूम हमारे यहाँ अवेलेबल है और हमारी पॉलिसीज के अंदर प्रॉपरली कवर्ड है ऑन एक्चुअल बेसिस। जितना भी अमाउंट होगा इसका 5,000 7,000 10,000 12,000 15,000 जो भी अमाउंट होगा एक्चुअल बेसिस पर कवर है। उसके लिए जो भी पेबल होगी वो कंपनी पे करेगी, कस्टमर को पे नहीं कर। वन इज डॉक्टर फीसेस। हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जो डॉक्टर विजिट्स करते हैं, तो आप लोगों को उम्मीद तो पता होगा कि जितने भी डॉक्टर विजिट करते हैं सभी की एक विजिट चार्ज होता है। किसी का 2,000 रुपये पर चार्ज है, किसी का 3,000 रुपये पर विजिट चार्ज होता है। कंपनी ये तो कवर करती ही है, इसी के साथ साथ जब कभी मेजर प्रॉब्लम होती है, कोई सर्जरी करनी है, किसी बाहर से किसी सर्जन को बुलाया जाता है, जो सर्जन विजिट करता है स्पेशल सर्जरी से रिलेटेड, उस सर्जन उस डॉक्टर की भी सर्जरी रिलेटेड एक कॉस्ट होती है, उसकी फी होती है, चार्ज होता है, पूरा पैकेज होता है कि मैं 3 लाख रुपए चार्ज करूंगा इस सर्जरी का। तो उसके जितने भी चार्जेस होंगे, उसका जो भी फीसेस होगा वो आपकी पॉलिसी से, कस्टमर की पॉलिसी से कंपनी पे करेगी। कस्टमर को वहां कुछ भी पे नहीं करना। अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज की बात करूं या अदर छोटी कंपनीज की बात करूं तो वहां पर डॉक्टर फी के ऊपर लिमिटेशंस लगी होती है, लिमिट लगी होती है। वहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होती है कि जितने का क्लेम आएगा उसका 50% कंपनी पे करेगी, 50% कस्टमर को पे करेगी, इस तरह की कंडीशंस होती है। हमारी कंपनी में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कंपनी ऑन एक्चुअल बेसिस कवर करती है। यहाँ तक नेक्स्ट, नो क्लेम बोनस, ये एक स्पेशल फीचर है जो हमारे सभी पॉलिसीज में मिलता है। नो क्लेम बोनस, देखो नाम से पता चल रहा है, नो क्लेम बोनस मीन्स जिस साल भी हमारा क्लेम नहीं आता है, अगले साल कंपनी हमारी पॉलिसी में कुछ बोनस एक्स्ट्रा ऐड कर देती है। बोनस का मतलब ये नहीं है कि कंपनी कुछ कैश अमाउंट कस्टमर को देने वाली है, नो, बोनस इन द सेंस कस्टमर की पॉलिसी में कुछ परसेंट एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड ऐड ऑन कर दिया जाएगा। कितना ऐड ऑन करेगी कंपनी डिपेंड करता है पॉलिसी के ऊपर। किसी पॉलिसी में 10% है, किसी में 20% है, किसी में 50% है, तो किसी में 25% भी है, डिपेंड करता है। किसी ने 10 लाख की पॉलिसी लिया है, सपोज पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया, कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं हुई है, देन नेक्स्ट ईयर जब कस्टमर पॉलिसी को रिन्यू करवाएगा तो रिन्यूअल के टाइमिंग पे कंपनी उसकी पॉलिसी को कुछ परसेंट, जैसे अगर मैं नॉर्मल एक बात करती हूँ 20% अगर सम एश्योर्ड इंक्रीज करती है तो कंपनी पॉलिसी को 10 लाख का नहीं 12 लाख से इंक्रीज करेगी, और जो कस्टमर को प्रीमियम पे करना होगा वो 10 लाख का करना होगा। तो ये एक्स्ट्रा फीचर है जो कस्टमर की सभी पॉलिसीज में मिलता है। स्पेशल फीचर है हमारी कंपनी में रिस्टोर रिचार्ज। एक पॉलिसी के अंदर हमारी कंपनी 300% रिस्टोरेशन बेनिफिट दे रही है। इस फीचर को मैं सिर्फ अभी आपको बहुत छोटे में लामसम समझाना चाहती हूँ। रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी क्या कहती है, आप अगर किसी कस्टमर को 5 लाख की पॉलिसी सेल कर रहे हैं, 5 लाख इन द सेंस 5+5, 5 लाख के साथ कंपनी आपको 5 लाख का एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड दे रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। 5 के साथ 5 फ्री, 10 के साथ 10 लाख फ्री, 20 लाख के साथ 20 लाख फ्री, 50 लाख के साथ 50 लाख फ्री। ये जो फ्री वाला सम एश्योर्ड है वो होता है रीस्टोर। लेकिन ये यूज कैसे होना है, इसके लिए कंडीशन क्या है, कब कैसे यूज कर सकते हैं, ये हम आपको प्लान वाइज बताएंगे।
अभी रीस्टोर का मतलब सिर्फ इतना समझना है कि जो फ्री वाला जो ऑप्शन कंपनी देती है उसे हम लोग रीस्टोर बोलते हैं। ये तब मिलेगा जब पहले वाला हमारा पूरा 5 लाख खत्म हो जाता है, तब कंपनी फ्री वाला ऑप्शन आप लोगों को देती है। इसको हम बहुत अच्छे से प्लान वाइज समझेंगे, क्योंकि यहाँ समझेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज रीस्टोर का मीनिंग हर प्लान के अकॉर्डिंगली डिफरेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। नाम से पता चल रहा है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज मतलब पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी। इस तरह की बहुत सारी डिसीजेस होती हैं कस्टमर को जो पॉलिसी लेने से पहले से है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, एनी अदर प्रॉब्लम, किसी का एक्सीडेंट हुआ है मेजर इन प्रीवियसली पहले कभी, किसी की बॉडी में कोई रॉड डला हुआ है, किसी को कोई स्टंटिंग हुई हुई है पहले, एंजियोप्लास्टी हुई है, एंजियोग्राफी हुई है, बाईपास सर्जरी हुई है, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। जो कोई भी कस्टमर कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, किसी को स्टोन हुआ हो पहले कभी उसका ऑपरेशन करवाया है, किसी ने मोतियाबिंद कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया है, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। ऐसे कोई भी डिसीज, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट जो कस्टमर पहले ले चुका है या रिसेंटली अभी मेडिसिन ले रहा है, उसे कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिसीज। शॉर्ट में बात करूंगी तो पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी, यस, हमारी कंपनी कवर करती है। बट आफ्टर वेटिंग पीरियड, वो वेटिंग पीरियड की बात भी करेंगे, कितने साल बाद कवर होता है, कंपनी कब कवर करती है, वो भी आपको अपकमिंग में बताने वाली हूँ। अभी जस्ट इसका मीनिंग समझना है, पॉलिसी लेने से पहले की बीमारी, कि वो बीमारियां होती हैं जिनके लिए कस्टमर रेगुलरली डेली बेसिस पर एक एक मेडिसिन यूज करता है। चलो नेक्स्ट मैडम सबका सबका माइक अनम्यूट। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक डिसीज। तो स्पेसिफिक डिसीज किसे बोलते हैं? ये कुछ उस तरह के डिसीजेस होती हैं, कुछ उस तरह की बीमारियां होती हैं जिनके लिए छोटी छोटी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, छोटे छोटे ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे स्टोन, हिंदी की बात करूँ तो पथरी कहा जाता है, छोटा सा ऑपरेशन होता है पथरी से रिलेटेड। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद कहा जाता है, मोतियाबिंद के लिए भी आंखों का एक ऑपरेशन होता है। हर्निया की बात करती हूँ तो एज यूजुअल हर्निया फीमेल्स के लिए भी होता है और मेल्स के लिए भी होता है, इसके लिए भी एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। पाइल्स, बवासीर कहा जाता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट, हमारी बॉडी के जॉइंट रिप्लेसमेंट, इस तरह की ये जो कोहनी होता है, जो जॉइंट होते हैं ये रिप्लेस होते हैं। नी रिप्लेसमेंट, घुटने रिप्लेस होते हैं, इसका ऑपरेशन होता है। रसौली, जिसे हम लोग गांठों की लैंग्वेज गांठे बोलते हैं, सिर्फ इसे भी गांठ बोला जाता है। गायनी रिलेटेड इश्यूज, लेडीज फीमेल से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। फेब्रॉइड, फिस्टुला, ये भी कहीं ना कहीं आपके पाइल्स से रिलेटेड ही है। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी जिनके लिए छोटी छोटी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी डिसीजेस को हम लोग स्पेसिफिक डिसीज या ऑपरेशन रिलेटेड नीड्स इस वर्ड से बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। तो ये सभी तरह की डिसीज भी कंपनी कवर करती है, बट आफ्टर वेटिंग पीरियड, कुछ समय के बाद कवर अप होंगी। कितना होंगी, किस प्लान में कितना है, वो मैं आप बात कर रहे हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, प्री हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे। ये वो खर्चे होते हैं जो कस्टमर एडमिट होने से पहले करता है। एक पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है, एडमिट होने से पहले एक बार डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को फी पे करता है, बाहर से मेडिसिन परचेज करता है, 4 दिन 5 दिन मेडिसिन खाता है, फिर डॉक्टर को फीसेस पे करता है, बाहर से टेस्ट करवाता है। ये जितने भी लाइक कोई भी टेस्ट का खर्चा है, डॉक्टर को फी पे किया है उसका खर्चा है, किसी भी तरह का एक्सपेंसेस होगा तो वो कंपनी प्री हॉस्पिटलाइजेशन में कवर करती है। मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का खर्चा। नेक्स्ट हम बात करें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। पोस्ट का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा। ये कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं जो डिस्चार्ज होने के बाद भी होते हैं? कई बार डिस्चार्ज होने के बाद डॉक्टर बोलता है कि आपको 15 दिन बाद फिर से विजिट करना है, हॉस्पिटल में विजिट करना है आपको, कोई आपके टेस्ट और होने हैं, आपको 20 दिन और मेडिसिन खानी है, आपकी रेगुलर मेडिसिन चलेंगी, अभी कोर्स आपका इनकम्प्लीट है, कोर्स कंप्लीट करना है। इस तरह के जितने भी मेडिसिन होंगी जो कस्टमर को डिस्चार्ज होने के बाद में खाना है, बाद में 1-2 ट्रीटमेंट और लेने हैं, बाद में हॉस्पिटल में फिर से विजिट करना है, ये सभी ट्रीटमेंट, ये सभी मेडिसिन जो होंगी वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में आती हैं। मीन्स हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का खर्चा भी कंपनी कवर करती है और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा भी कंपनी कवर करती है, बट ऑन रिम्बर्समेंट बेस। ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 4 बार दवाई ली डॉक्टर से और हम सोचे कि वो हमें कंपनी कैशलेस देगी, तो सॉरी, कंपनी कैशलेस नहीं देगी, रिम्बर्समेंट बेस पर होता है। रिम्बर्समेंट इन द सेंस कस्टमर को वो सारे बिल्स जो डॉक्टर को फी पे किया है उसके रिसीट बिल्स, मेडिकल से जो भी दवाइयां ली हैं
वो सारे बिल्स अपने पास संभाल कर रखने हैं और क्लेम के बाद में जब डिस्चार्ज होने के बाद टोटल क्लेम कंपनी में सबमिट करना है। सबमिट करने के टाइमिंग पे कंपनी उसके बाद जो प्रोसेस होता है क्लेम का प्रोसेस के बाद में कंपनी वो सारा पैसा कस्टमर को रिम्बर्स कर देती है। रिम्बर्स मीन रिफंड कर देती है वो सारा पैसा। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसमें एक छोटी सी कंडीशन और है, प्री एंड पोस्ट में ये कंपनी तभी कवर करेगी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का खर्चा और डिस्चार्ज होने से बाद का खर्चा जब कस्टमर एडमिट होगा। मैम मैं एडमिट ही नहीं हुआ लेकिन तभी कवर होगा जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। सपोज 4 दिन 5 दिन दवाई लिया और 5 दिन दवाई लेने के बाद ठीक हो गए, एडमिट नहीं हुए, तो वो जो जितनी भी दवाइयां ली हैं उन्होंने कोई अगर एक्सपेंस किया है तो वो कवर नहीं होगा। कुछ लोग ये बोल रहे थे, कोई एसोसिएट बोल रहे थे कि मतलब वो मेडिसिन कवर नहीं होती है इसमें। नहीं सर, मेडिसिन भी कवर होती है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी मेडिसिन भी कवर करती है बट छोटी सी कंडीशन है, अगर एडमिट होंगे तो ही कवर अप होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा अच्छा, एडमिट होगी तभी कवर होगी ना। बिल्कुल, अगर एडमिट नहीं हुए तो फिर वो एडमिट प्री हॉस्पिटलाइजेशन में नहीं आएगा ना, तो ओपीडी में आएगा। जी तो ओपीडी कंपनी कवर नहीं कर रही है, ओपीडी से रिलेटेड दूसरे प्लान हैं, ओपीडी भी कवर होती है बट वो दूसरे प्लान में कवर होती है, उसके लिए डिफरेंट प्लान हैं हमारे, ओपीडी रिलेटेड प्लान है वो भी कवर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेल्थ चेकअप की। हेल्थ चेकअप का मतलब क्या होता है? देखो, दो तरीके से लोगों की अपनी अपनी समझ काम करती है। पहला, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं हेल्थ चेकअप मतलब पॉलिसी लेने से पहले टेस्ट होगा। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत है? हैंड रेज करें। नहीं होगा। नहीं, मैंने हैंड रेज करने के लिए बोला ओनली। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरी इस बात से सहमत है कि हेल्थ चेकअप का मतलब है पॉलिसी लेने से पहले कंपनी को ही हेल्थ चेकअप का। अच्छा, मैं भी चेक कर लेती हूँ किस किसने हैंड रेज किया है। ओके, जितेंद्र जी हैं, सायस जी, विकास जी। अब जिन लोगों ने ऐसा सोचा कि कंपनी पॉलिसी लेने से पहले कोई मेडिकल टेस्ट कराती है, कोई हेल्थ चेकअप कराती है, तो नहीं। कोई डिसीज रहेगा तो नहीं, कोई डिसीज रहेगा तो भी नहीं। स्टार हेल्थ अपने किसी भी कस्टमर का फिलहाल हेल्थ चेकअप नहीं कराती है। यहाँ हेल्थ चेकअप का मतलब यह है कि हमारी सभी पॉलिसी में कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप मिलता है। हेल्थ चेकअप का मतलब क्या है? आपने पॉलिसी लिया, पॉलिसी लेने के बाद में कंडीशन है, किसी पॉलिसीज में एवरी ईयर हर साल मिलता है, किसी पॉलिसीज में एवरी क्लेम फ्री ईयर मिलता है कि क्लेम नहीं आएगा तो अगले साल आप, मतलब एडल्ट जो है, हस्बैंड वाइफ है पॉलिसी में तो हस्बैंड वाइफ, एक ही एडल्ट है तो एक ही एडल्ट, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे नेटवर्क रजिस्टर्ड लैब में जाके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। ये रूटीन चेकअप होता है जो कस्टमर की पॉलिसीज के अंदर मेंशन होता है। ये कोई ऐसा हेल्थ चेकअप नहीं है कि पॉलिसी लेने से पहले कंपनी कोई हेल्थ चेकअप करा रही है। सॉरी, कंपनी कोई हेल्थ चेकअप नहीं कराती है। स्टार हेल्थ की स्पेशलिटी है, स्टार हेल्थ अपने किसी भी कस्टमर का हेल्थ चेकअप नहीं कराती है। क्या है ना मैडम, एक क्लाइंट थे वो बोल रहे थे कि क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या है आप। हम्म। तो मैंने बोला कि अभी तो मेडिकल रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है आपको। फिर वो बोला कुछ कंपनियां मांगती है मेडिकल रिक्वायरमेंट पॉलिसी लेने से पहले। हम्म। कुछ कंपनी मांगती है बट स्टार हेल्थ नहीं मांगती है। अच्छा अच्छा, तो इस इनको आपकी सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। आप एक बार ये पीपीटी क्लियर खत्म कर लेते हैं, देन मैं आपका डाउट लेती हूँ। आई थिंक तब ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी लोग भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे आपके पॉइंट में। ठीक है, एक बार ये क्लियर कर लेते हैं, खत्म होने वाला पीपीटी। चलिए नेक्स्ट है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कस्टमर की, मेजरली ओल्डर एज पर, जब कभी एज बहुत ज्यादा होती है, 70 साल 75 साल या 80 साल, एक कंडीशन ऐसी होती है कि कस्टमर को आप एक बेड से दूसरे बेड पर शिफ्ट नहीं कर सकते हो, या फिर घर से हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता है, या फिर हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है। रिसेंटली अगर बात करूं तो कोरोना का टाइमिंग आप सभी ने देखा है, सभी के लिए लाइव एग्जांपल था, किसी भी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं था। सभी ने देखा है, सभी ने फेस किया है, ऑल ओवर इंडिया में फेस किया है, नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में फेस किया है, ये बोल सकते हैं हम लोग। सभी ने देखा होगा, ये एग्जाम्पल सभी के सामने लाइव था कि किसी भी हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं थे। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है या कोई ऐसी महामारी आती है या ऐसा कोई भी सिनेरियो क्रिएट होता है कि हम किसी एक पेशेंट को एक बेड से दूसरे बेड पर या घर से हॉस्पिटल या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल ना हो, ऐसी सिचुएशन में अगर हम अपने
कस्टमर को मूव नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या कहती है, आप अपने पेशेंट का, कस्टमर का घर पर ही ट्रीटमेंट करवाइए। घर पर ट्रीटमेंट होगा, हॉस्पिटल से कोई ना कोई डॉक्टर जो है वो उनको बाय फेस मिलने भी आएगा, देखने आएगा, या कहीं ना कहीं वीडियो कॉलिंग के थ्रू ट्रीटमेंट चलेगा, जैसे अभी सिनेरियो कोविड में रहा भी है। कहीं ना कहीं जो भी कोई इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो कंपनी वो प्रोवाइड भी करेगी। उस सिचुएशन में अगर कस्टमर मिनिमम 3 डेज अपने घर पर ट्रीटमेंट करता है या करवाता है तो कंपनी उसको कवर करती है, उसे कहते हैं डोमिसाइल ट्रीटमेंट। इसकी छोटी सी कंडीशन है, मिनिमम 3 डेज घर पर ट्रीटमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आयुष ट्रीटमेंट। आयुष एक बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इस आयुष की मीनिंग बहुत बड़ी है। आयुष को समझते हैं, ए फॉर आयुर्वेदा। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक। कंपनी ये सारे ट्रीटमेंट्स कवर करती है। आज भी ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे, जो लोग एलोपैथिक ट्रीटमेंट में बिलीव नहीं करते। उन लोगों का कहना क्या है, हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट, ये जो अंग्रेजी दवाइयां होती हैं जिसे हम लोग रेगुलरली खाते हैं, वो सूट नहीं करती हैं, हमें आयुर्वेदिक दवाइयों पर ट्रस्ट है। तो यस, हमारी कंपनी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी कवर करती है, लेकिन ये तभी कवर होगा जब कस्टमर हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल, सिद्धा हॉस्पिटल या फिर होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स में एडमिट होगा, वहां ट्रीटमेंट लेगा तो ही कवर होगा। नॉर्मल डॉक्टर के पास जाना, दवाई लेकर आना, होम्योपैथिक की मेडिसिन लेकर आ गए, वो कवर अप नहीं होता है। हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, जो बेसिक कंडीशन है वो एप्लीकेबल होगी यहाँ पे। नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल कैश। तो हॉस्पिटल कैश का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर पता चल रहा है कि जब कुछ कैश रिलेटेड डिस्कस हो रहा है, जितने दिन भी कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट होता है, पर डे के अकॉर्डिंगली कंपनी कुछ ना कुछ अपने कस्टमर को कैश बेनिफिट देती है। ये कैश बेनिफिट का मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल में कस्टमर के पास कोई ना कोई विजिट करेगा कि ये लीजिए आपका आपका आज का जो कैश बेनिफिट है ये आपके पास आ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आपको उसके लिए क्लेम फाइल करना पड़ेगा। जितने भी दिन का बेनिफिट होगा, 2000, 5000, 10,000, 20,000, जो भी बेनिफिट होगा, कंपनी आपके क्लेम में प्रोसेस करेगी। हॉस्पिटल में कोई पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन वो पूरा पैसा कस्टमर को मिलेगा। एम्बुलेंस की बात करते हैं तो यहाँ रोड एम्बुलेंस से कंपनी बता रही है कि हम अपनी रोड एम्बुलेंस भी कवर करते हैं। सभी तरह की रोड एम्बुलेंस हमारी पॉलिसीज में कवर है। कोई एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो उसका जो भी एक्सपेंस होगा इनिशियली कस्टमर पे करता है, बट बाद में कंपनी वो पूरा पैसा रिफंड कर देती है। एयर एम्बुलेंस को समझ लेते हैं, तो एयर एम्बुलेंस भी जरूरी है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कस्टमर की, कई बार किसी कस्टमर की ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उसे एक सिटी से दूसरे सिटी किसी अदर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स अगर कस्टमर की सिचुएशन क्रिटिकल है तो रोड एम्बुलेंस के थ्रू तो नहीं भेज सकते हैं, कंपनी को एयर एम्बुलेंस का, हॉस्पिटल को एयर एम्बुलेंस का यूज करना होगा। तो हमारी पॉलिसीज के अंदर एयर एम्बुलेंस भी कवर है। अगर कस्टमर को इस तरह की एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो कंपनी कवर करती है। पहली चीज। दूसरी चीज, इस एयर एम्बुलेंस में कस्टमर के साथ एक स्पेशल डॉक्टर जाएगा, कोई ना कोई फैमिली का पर्सन होगा, अटेंडेंट होगा कस्टमर के साथ में, पेशेंट जो प्रॉपरली जो जिसके लिए ये जो कंपनी फैसिलिटी अवेल करवा रही है वो भी होगा। तो कहीं ना कहीं एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी उस पेशेंट को। पॉइंट है हमारा नेटवर्क हॉस्पिटल। नेटवर्क हॉस्पिटल इन द सेंस, अगर कस्टमर हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल को तो हम इस तरीके से भी बोलते हैं कि हमारे टाइप में हॉस्पिटल्स हैं, पैनल में हॉस्पिटल्स हैं, लिंक है हमारे इन हॉस्पिटल्स के साथ में। तो इस तरह के हॉस्पिटल्स जो होते हैं जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें कहते हैं हम लोग नेटवर्क हॉस्पिटल। एक आता है नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। अगर कोई कस्टमर कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट करवाता है तो ऑफकोर्स कंपनी उन्हें कैशलेस ट्रीटमेंट देती है। बट कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स भी होते हैं जो नॉन नेटवर्क में होते हैं। नॉन नेटवर्क समझते हैं, नॉन नेटवर्क इन द सेंस कंपनी के साथ पैनल में नहीं है, टाइप में नहीं है, उन्हें कहते हैं हम लोग नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल। कस्टमर को रिक्वायरमेंट होगी तो कस्टमर नॉन नेटवर्क में भी जा सकता है, लेकिन उसके सारे बिल्स अपने पास संभाल कर रखेगा। डिस्चार्ज होने के बाद में वो सारे बिल्स प्रॉपर क्लेम फॉर्म के साथ हमें शेयर करेगा, तो कंपनी सारा पैसा क्लेम का जितना भी अमाउंट होगा कंपनी वो रिम्बर्स कर देती है। बलबीर जी प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ में, बार बार अनम्यूट मत कीजिए सर अपने आप को, क्योंकि मैं अब तक कम से कम 8 से 10 बार आपको म्यूट कर चुकी हूँ। मुझे बेकार समय म्यूट करना पड़ेगा। सर प्लीज अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अनम्यूट मत कीजिए, डिस्टरबेंस होता है और बहुत ज्यादा होता है। ये म्यूट तो कर देते हैं, फिर बार बार अनम्यूट अपने आप हो जाता है। सर किसी का भी नहीं होता है। यहाँ पर मेरे साथ इस टाइम मीटिंग में 40 एजेंट्स हैं,
तो प्लीज बाकी सब लोग भी म्यूट करके हैं, किसी का ऑटोमेटिकली अनम्यूट नहीं होता है, आई होप आपका भी नहीं होगा, एंड अपने आप को म्यूट करके रखिए प्लीज। चलिए नेक्स्ट है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर मींस टीपीए। टीपीए को बोलते हैं, टीपीए एक शॉर्ट फॉर्म है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं सिंपली लैंग्वेज में बात करूं तो इसे कहते हैं क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जो आपका क्लेम सेटलमेंट करती है। ये क्लेम सेटलमेंट डिपार्टमेंट स्टार हेल्थ में भी है और हर हॉस्पिटल में एक टीपीए डिपार्टमेंट होता है। अगर आपने देखा होगा तो कभी भी हॉस्पिटल में कहा जाता है कि आप टीपीए में जाके बात कर लीजिए, क्योंकि जो भी टीपीए डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में वो अपनी कंपनी मींस स्टार हेल्थ से, हमारी कंपनी से इंडिविजुअली बात करते हैं, मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू। मेल चलती है मेजरली, कॉल्स तो नहीं चलती हैं, बट मेल के थ्रू कंपनी से लिंक अप होता है। तो जो टीपीए डिपार्टमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। स्टार हेल्थ का अपना खुद का इन हाउस टीपीए डिपार्टमेंट है, जिससे क्लेम रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आती। जिन कंपनीज का आउटसाइडर टीपीए होता है, कई लोग थर्ड पार्टी एक अलग पार्टी से जो है कहीं ना कहीं वो एक सेटलमेंट कर लेते हैं कि हमारे क्लेम को आप देख लीजिएगा, सारा क्लेम आप प्रोसेस करना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं क्लेम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। बट अगर मैं इन हाउस की बात करूँ, हमारा इन हाउस डिपार्टमेंट है क्लेम का, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। जेन्युइन क्लेम होता है तो ऑफकोर्स कंपनी प्रोसेस करती है। नेक्स्ट क्लेम गारंटी, तो ये स्टार हेल्थ क्लेम की गारंटी लेती है। हम लोग क्लेम प्रोसेस करेंगे बट जेन्युइन होगा। अगर कंपनी को कहीं भी डाउट फील होता है कि कस्टमर के क्लेम में कोई फ्रॉड है या कस्टमर ने किसी तरह का झूठ बोला है, कुछ भी ऐसा कुछ फील होता है, तो ऑफकोर्स कंपनी वहां टाइम लगाती है या कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन करती है, उसके बाद ही क्लेम प्रोसेस। किसे कहते हैं प्रीमियम? आपका कस्टमर जो भी पॉलिसी परचेज करेगा उस पॉलिसी के अगेंस्ट जो प्रीमियम पे करेगा उसे कहते हैं, जो भी अमाउंट पैसा जो पे करेगा उसे कहते हैं एज ऑफ एंट्री। एज ऑफ एंट्री का मतलब है ऐसी कौन सी एज है जिस पर कस्टमर पॉलिसी परचेज कर सकता है। पॉलिसी परचेज करने की एज, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज। तो मैं मिनिमम की बात करती हूँ तो यहाँ पर मिनिमम एज 18 ईयर्स है, 18 साल से स्टार्ट होता है, और मैक्सिमम की बात करूंगी तो 75 ईयर्स तक हमारे यहाँ पॉलिसीज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड एज, तो बच्चे की एज बात कर लेते हैं। बच्चे यहाँ पर मिनिमम 16 डेज, 16 दिन का बच्चा कंपनी कवर करती है। न्यू बॉर्न बेबी, 16 दिन का बच्चा तो न्यू बॉर्न बेबी में ही काउंट होता है, तो हमारी कंपनी 16 डेज के बच्चे को कवर करती है और मैक्सिमम 25 ईयर्स तक। अब ऐसा नहीं है कि 25 ईयर्स के बाद कंपनी पॉलिसी नहीं देगी, उसको अलग सिनेरियो से बताऊंगी आप लोगों को। इंडिविजुअल एंड फैमिली फ्लोटर, प्लीज इसको समझिएगा, बहुत सिंपल है। आई होप 90% रीडिंग समझ गए हैं। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? कोई भी सिंगल पर्सन है, कोई अगर अकेले पॉलिसी लेना चाहता है तो उसको कहते हैं इंडिविजुअल। लेकिन अगर कोई अकेले अपने साथ अपनी मम्मी को, पापा को या वाइफ को ऐड करना चाहता है, कोई भी एक से अगर दो हो जाते हैं तो उसे कहते हैं फ्लोटर, फैमिली फ्लोटर। क्योंकि जब कभी नॉर्मली हम लोग डिस्कस करते हैं और हम पूछते हैं कि पॉलिसी कस्टमर को इंडिविजुअल चाहिए या फ्लोटर चाहिए, कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि इंडिविजुअल क्या होता है और फ्लोटर क्या होता है। हमें क्या बताऊं कि इंडिविजुअल क्या है और फ्लोटर क्या है? तो एटलीस्ट इतना तो बेसिक पता होगा कि इंडिविजुअल किसे कहते हैं और फ्लोटर किसे कहते हैं। कोई अगर अकेले पॉलिसी लेना चाहता है तो इंडिविजुअल, और अगर कोई फैमिली के साथ लेना चाहता है या दो लोग हैं तो फ्लोटर। चलिए बेसिक कीवर्ड्स की बात करूं तो पीपीटी में सिर्फ इतना ही है। आई होप ये बेसिक कीवर्ड्स आप लोगों को क्लियर होंगे कि कंपनी क्या क्या चीजें कवर करती है।